Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of January 2021. तो आज है तारीख 1 जनवरी 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोगों को ये चैनल दिखेगा, सिंपल सा आप लोगों को है इस पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिलती है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ के अलावा जो इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो डेली करंट अफेयर की वीडियो है ये डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है और ये हो चुकी है ऑलरेडी। इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसका बैकग्राउंड एनालिसिस आपको मिल जाता है, बहुत सारी टर्म्स वगैरह मिल जाती हैं। यानी इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और आई होप कि आप लोगों का ये साल है जो ये बहुत ही बेहतरीन निकले, बहुत ही बढ़िया से निकले। जैसे 2020 है वैसा बिल्कुल भी ना हो और अच्छे से आप लोग अपनी जो भी अपने विजन को सेट कर रखा है आप लोगों ने, उस विजन को पाओ। ठीक है, अच्छे से अपने ड्रीम को पूरा करो। नाउ गाइज, हमेशा की तरह हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे एक मैप के क्वेश्चन के साथ। नाउ, सबसे पहले जो आज हम मैप का क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है अर्जेंटीना। आज आपने क्या करना है, अरे मैं क्या लिख दी स्पेलिंग, जाकर मैप के अंदर आप लोगों को देखना है अर्जेंटीना को। देखो, अर्जेंटीना के अंदर एक न्यू एबॉर्शन लॉ लाया गया है। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, वो मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया है, तो जाकर आप लोग वहाँ पर देख ही सकते हो। तो वहाँ पे जो है अर्जेंटीना के अंदर न्यू एबॉर्शन लॉ लाया गया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है वहाँ पर, तो उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। तो जाकर मैप में अर्जेंटीना को देखना और कौन कौन सी कंट्रीज से अर्जेंटीना अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उन सभी कंट्रीज़ के नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आसपास कोई आइलैंड हो तो उसका नाम भी ज़रूर नीचे लिखना, कोई ओशन हो तो उसका नाम भी ज़रूर नीचे लिखना, जिससे आपको मैप की क्लैरिटी होगी। देखो, मैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फोकस करनी है इन चीज़ों के ऊपर। और अगर जिसको नहीं मालूम है वो एक बार जाए मैप में, ये सारी चीज़ें देखे और उसके बाद आके नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करे, जिससे उसे हमेशा के लिए याद रहने वाली है वो चीज़। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे और आते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। देखो, जैसे कि 2021 हो चुका है शुरू, तो उसके लिए बताया गया डीसीजीआई के द्वारा कि जो वैक्सीन है उसकी अप्रूवल के लिए हम बहुत ज़्यादा पास हैं, यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द अप्रूवल होने वाली है, अप्रूव होने वाली है। और ये हिंट किसने दिया, ये दिया डीसीजीआई ने। नाउ, इसमें जो आर्टिकल में सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे, दैट इज़ डीसीजीआई। देखो, डीसीजीआई के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, ये छोटी छोटी बॉडीज से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं ना। और डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या है ये सबसे पहले जान लेना। डीसीजीआई की फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। नाउ चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो डीसीजीआई के बारे में बताया गया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले ये एक डिपार्टमेंट है किसका, सीडीएससीओ का। सीडीएससीओ क्या होता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो डीसीजीआई एक पार्ट है सीडीएससीओ का। और इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मतलब गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते, जो डीसीजीआई है वो हमारा पूरा तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसेंस को अप्रूव करने के लिए ड्रग्स की कैटेगरीज में। जैसे कि बहुत सारी फ्लूइड्स हो गई, वैक्सीन्स हो गए, ये सब अगर इंडिया के अंदर आएंगी तो उसके अप्रूवल के लिए कौन काम करेगा, उसको अप्रूव करेगा डीसीजीआई। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। नाउ बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीसीजीआई का, वो ये है कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं
और जो भी यहाँ पे ड्रग्स होते हैं, जो भी मेडिसिन होती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बेचते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे कंप्लीट ड्रग्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करा जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो फिर जो डीसीजीआई है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है वैक्सीन्स को अप्रूव करने में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स में। तो इंडिया में डीसीजीआई का बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से ये बॉडी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ डीसीजीआई के द्वारा बताया गया, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वीजी सोमानी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इंडिकेट किया एक वेबिनार थर्सडे में, और बोला जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पास है वो कोविड 19 वैक्सीन के, और जल्द से जल्द वो कोविड 19 वैक्सीन को अप्रूव करा जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पीएम साहब के द्वारा बोला गया, देखो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहले क्या बोलते थे, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब यहाँ पर इनका कहना है, आई एम सेइंग दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि दवाई तो आने वाली है, दवाई रहेगी भी, लेकिन साथ साथ आपको अपनी सतर्कता भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज़ें आप लोग अभी तक मेंटेन करते हुए आ रहे हो, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन रहे हो, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, क्राउड को अवॉइड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही करते रहना है, क्योंकि जब तक कंप्लीट हम लोग टैकल नहीं कर पाते इस बीमारी से, इस पैंडमिक से, देन यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकल कर आने वाला है नहीं। तो उसके लिए हमें सतर्कता बनाए रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ ये सब इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन करा गया, और उसके साथ साथ ये बताया गया पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में जो वैक्सीन ड्राई रन होने वाला है वो कल से शुरू होने वाला है। तो वैक्सीन ड्राई रन कंडक्ट होगा कल से बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। सभी लोग जो है कल से वैक्सीन का ड्राई रन करेंगे सैटरडे से। ओके, ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये थोड़ा सा आर्टिकल हमारा इकॉनमी से रिलेटेड है, और इकॉनमी जो है हमारी थोड़ा सा डूब रही है, उसके बारे में बताया गया। देखो है क्या एग्जैक्टली हमारे कौन से सेक्टर्स हैं, कितने कोर सेक्टर हैं हमारे, आपको पता होगा 8 मेन कोर सेक्टर्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 मेन कोर सेक्टर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है कोल सेक्टर। ठीक है, कोल सेक्टर। दूसरा होता है क्रूड ऑयल सेक्टर। तीसरा नेचुरल गैस। चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। पांचवा फर्टिलाइजर्स। छठा स्टील। सातवां सीमेंट। एंड आठवां इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे हमारे मेन कोर सेक्टर हैं, मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। नाउ इन सभी सेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखने को मिला, श्रिंक देखने को मिला, यानी कि इन सभी सेक्टर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली, ड्रॉप डाउन देखने को मिला। नाउ यहाँ पे बताया गया जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो गिरता हुआ नजर आया बाय 2.6% इन नवंबर। ये नवंबर का डेटा आया अपने पास, और नवंबर का डेटा में ये मालूम चला कि जितने भी अपने पास कोर सेक्टर्स हैं वो सब फॉल हुए, वो सब डूब रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा डिक्लाइन देखने को मिला है 2.6% का नवंबर 2020 में। तो ये माइनस में 2.6 चला गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये थोड़ा सा डाउन हो चुका है हमारा कर्व। तो इकॉनमी इस समय हमारा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इंडिया की। अगर हम बात करें वो क्यों, देखो इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है ये बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक के बाद ही यहाँ पे ऐसा हुआ है। पेंडेमिक के बाद ऐसा नहीं हुआ है, पेंडेमिक के बाद थोड़ी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि जो अपनी इंडिया की इकॉनमी है वो बहुत टाइम से बेकार चल रही है, पेंडेमिक से पहले भी, लेकिन पेंडेमिक ने आके इसकी और कमर तोड़ दी। ठीक है, पेंडेमिक ने जाकर इस पेंडेमिक की वजह से, कोविड 19 की वजह से जिस इकॉनमी की वो हालत चल रही थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा बुरी हो चुकी है, और माइनस में जा चुकी है। तो उसको, और काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस ये भी हो रहे हैं, ये भी बताया गया आर्टिकल के अंदर, ये मैं बताना भूल रहा हूँ। वो क्या है, देखो बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो चुके हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आरबीआई बता चुका है कि जो 2021 है उसमें हमारी इकॉनमी ग्रो होगी। ठीक है, वापस से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं अपनी इकॉनमी को, ऐसे हमारा कोई प्रेडिक्शंस करा गए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है बेसिकली। नाउ देखो बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो उनका जो है फाइनली बता दिया गया है कब से एग्जाम कंडक्ट होंगे। देखो ये आपके एग्जाम की यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं सीबीएसई एग्जाम्स के, जो भी सीबीएसई एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए ये आर्टिकल है क्या, देखो सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होंगे 4 मई से। ठीक है, बहुत सारी आप कह सकते हो सिचुएशन फैल चुकी थी, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल चुकी थी, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, मार्च से होंगे, कब होंगे, फरवरी में होंगे, एक फेक स्कीम भी फैल चुकी थी ना, वो सब अब रिजॉल्व हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो फाइनल डेट आ चुकी है, आपके जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10th और 12th के, वो होंगे 4 मई से शुरू, और फाइनल रिजल्ट जो है वो रिलीज़ करा जाएगा 15 जुलाई तक। तो आप देख सकते हो बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है। 4 मई से 10 जून तक तो पहले एग्जाम्स होंगे, फिर उसके बाद 15 जुलाई तक इनका रिजल्ट आना है। ओके ना, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर
इस आर्टिकल में बताया गया जियो कॉल्स टू ऑल नेटवर्क फ्री फ्रॉम टुडे, यानी कि देखो जियो कॉल्स जो होने वाली हैं वो सारे नेटवर्क के लिए फ्री होने वाली हैं आज से। तो देखने को मिलेगा क्या होता है एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ चार्ज लगेगा, वो क्या है, इंटर कनेक्ट यूजेज चार्ज। तो 6 पैसे पर मिनट लगने वाला है। नाउ यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो जियो की कॉल होंगी वो सारे नेटवर्क्स पे फ्री हो जाएंगी आज से। तो देखने को मिलेगा हाँ एग्जैक्टली होता है या नहीं। और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत सारे जो हमारी कंपनीज हैं, बाकी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको काफ़ी सारा लॉस देखने को मिल सकता है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला आएगा। इस आर्टिकल में बताया गया न्यू ईयर भाई तभी स्टार्ट होगा जब फार्मर्स की जो ये मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। देखो, फार्म लॉस के बारे में आज कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है नहीं। हाँ, एक छोटा सा आर्टिकल एडिटोरियल पर ज़रूर आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे ना। उससे पहले जान लेते हैं जो फार्मर्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे जो फार्मर्स हैं आप लोगों को मालूम होगा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं 3 फार्म बिल्स के खिलाफ। ठीक है, जो 3 फार्म बिल सेंटर ने पास करे थे आज से 1 डेढ़ महीने पहले। तो फिर देखो इतने टाइम से 33 35 दिन हो चुके हैं, तब से ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन लगातार चल ही रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए काफ़ी सारी मीटिंग भी हुई सेंटर के बीच में, हेड ऑफ द फार्मर्स के बीच में, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखो फार्मर ने बोला कि जब भैया हमारा नया साल तभी आएगा, हमारा नया साल तभी आएगा जब ये 3 फार्म लॉज हैं ये पूरी तरह से रिपील कर लिए जाएंगे। यानी कि जो सेंटर है इन 3 फार्म बिल्स को पूरी तरह से विड्रॉ कर लेगा, देन तभी हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 के ऊपर। और यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो दिल्ली में बताया गया ब्रेथ बेटर एयर इन दिसंबर दिस ईयर। देखो दिसंबर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है वो थोड़ा सा बेटर रहा है, यहाँ पर बताया गया है दिल्ली में। ठीक है, नाउ आगे आगे देखेंगे हम क्या सिचुएशन बनती है। देखो काफ़ी एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू द 2019। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर इस साल जो है काफ़ी लॉकडाउन भी रहा। ठीक है, काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन बनी जो मोटर व्हीकल्स कम चले। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को पोल्यूशन थोड़ा सा कम देखने को मिला दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू दी 2019 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। नाउ पेज नंबर 8 पे सबसे पहले आपको ये वाले आर्टिकल्स दिखेंगे जिनको हमने ऑलरेडी पेज नंबर 1 पर डिस्कस कर लिए हैं, वो पेज नंबर 1 से ही लिए गए हैं। जैसे कि वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, वैक्सीन अप्रूवल मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, ऐसा हमारे ड्रग कंट्रोलर ने बोला, डीसीजीआई ने बोला। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया। साथ ही साथ जो हमारे कोर सेक्टर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया। जियो कॉल्स जो हैं वो फ्री होने वाली हैं सभी नेटवर्क के लिए, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी हमने अभी डिस्कस करी हैं, इनको हम लोग अब डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। कुछ फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, यूपीएससी पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछता। नाउ पेज नंबर 10 पर एक इंटरव्यू है, वो से आप जाकर पढ़ सकते हो। एक इंटरव्यू हुआ है पर्सनैलिटी का, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। नाउ इसी पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल ये बताया गया, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है क्या बेसिकली हमारे कॉलोनल, क्या उन्हें, नरेंद्र बुल कुमार जी एक रिटायर्ड हैं। ठीक है, एक हमारे रिटायर्ड पर्सन है। तो इनकी डेथ हो गई है। देखो इनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने हस्ती हैं। या बोला ये जाता है कि देखो जो हमने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था, ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करने वाले जो मेन पर्सन थे वो यही थे, कॉलोनल नरेंद्र कुमार जी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए थे, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इन्हें बहुत सारे अवार्ड से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नाउ इनकी डेथ हो चुकी है, कल के दिन डेथ हुई थी इनकी, और इनकी एज थी 87 की एज में इनकी डेथ हो गई है। नाउ अगर हम बात करें 13 अप्रैल 1984 में इंडिया ने इस मेघदूत ऑपरेशन को लॉन्च किया था ताकि वो कैप्चर कर सके 76.4 किलोमीटर ग्लेशियर ऑन द साल्तोरो रिज। जो साल्तोरो रिज है वहाँ पर 76.4 किलोमीटर तक जो एरिया है उसको अपने कब्जे में कर सके। इस वजह से ये मेघदूत का ऑपरेशन लॉन्च किया था, और वो मेन पर्सनैलिटी थे वो ये। नाउ इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया, जैसे कि
कॉलोनल कुमार जी को अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया 1965 में। साथ ही साथ इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया, कीर्ति चक्र एंड अति विशिष्ट विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया। और साथ ही साथ मैकग्रेगर मेडल के भी ये हकदार रहे, मैकग्रेगर मेडल भी इन्हें दिया गया। ठीक है, बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिले इन्हें। नाउ ये भी बताया गया एंड में, जो ये 87 एज तक यहाँ पर इन्होंने ये जीवित रहे, ये इनकी वाइफ और डॉटर की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। और इनकी जो डेथ हुई है वो इनके कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, 87 की उम्र हो गई थी, देखो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी, तो एज रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्हीं की वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। ओके, ना उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट। ये पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको नहीं पढ़ना। और पेज नंबर 12 भी पूरा एडवर्टाइजमेंट है। नाउ पेज नंबर 13 पे देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू एक टेम्पल है वहाँ पे अटैक देखने को मिला। तो 26 हेल्ड फॉर अटैक्स ऑन 20 हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू मंदिर पे एक अटैक देखने को मिला, जिसमें एटलीस्ट 2 डज़न पीपल इंक्लूडिंग सेवरल मुस्लिम क्लरिक्स वर डिटेन्ड। यहाँ पे इन सबको पकड़ा गया है, और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ना बाकी है जो कि वीडियो के अंदर कैप्चर करे गए हैं। ये बताया जा रहा है कम से कम 50 लोग हैं जो कि वीडियो के अंदर कैप्चर करे गए हैं, उनको भी यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे ये काम किया है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि ये टेम्पल कहाँ पर है। दो आप लोग देख रहे हो पुलिसमैन जो स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है नियर द हिंदू टेम्पल इन करक। पाकिस्तान में करक में जाकर ये टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, वहाँ पे ये अटैक देखने को मिला है। ओके, ना उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे आप लोग को बराबर में ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है ब्रेग्जिट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था ब्रेग्जिट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेना। ठीक है, देखो एक होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आज के टाइम पे 27 नेशन है। एक टाइम पर 28 हुआ करते थे, क्योंकि इसके अंदर यूके यानी ब्रिटेन था, यूके यानी ब्रिटेन भी था। नाउ ब्रिटेन इससे बाहर निकल चुका है। और कब निकला ब्रिटेन? निकल चुका पिछले साल जनवरी में, यानी जनवरी 2020 में ही ब्रिटेन इससे बाहर निकल चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे कहलाता है ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना ब्रेग्जिट कहलाता है। ओके, नाउ जब ये ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि भाई अब इनके बीच में ट्रेड होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी हद तक इनकी पोस्ट ट्रेड डील हो चुकी है, यानी कि काफ़ी हद तक ट्रेड करने वाले हैं आपस में, कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगा करेगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग काम करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बोला गया जो ब्रिटेन है वो यूरोप की सिंगल मार्केट से निकल जाएगा। ठीक है, यूरोप की सिंगल मार्केट से निकल जाएगा। तो देखेंगे आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं इन दोनों के रिलेशंस के बारे में, और कौन कौन सी ट्रेड डील होती हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे नए नए आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर में आते रहेंगे। ना उसके बाद आते हैं पेज नंबर 17 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल होंगे यहाँ पर। सबसे पहला है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। देखो जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, 135% ऑफ टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है ये व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ये होता क्या है फिस्कल डेफिसिट? देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए, किससे? गवर्नमेंट इनकम से। यानी गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो और खर्चे ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। यानी गवर्नमेंट घाटे में चल रही हो, यानी उसकी कमाई हो रही है कम, खर्चे हो रहे हैं डबल का। जैसे कि यहाँ पे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही वाला सिस्टम है कि जो आप कमा कम रहे हो और खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे ये देखने को मिला हम लोग को थोड़ा सा बढ़ता हुआ, 135% ऑफ टारगेट से शूट अप देखने को मिला हम लोगों को। नाउ देखेंगे आगे और क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स आने हैं रिलेटेड टू इकॉनमी, बहुत ही जल्दी हम लोग को देखने को मिलेंगे। नाउ उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। नाउ उसके बाद बराबर में ही एक और आर्टिकल है, ये बताया गया इंडिया मस्ट रेज द बार ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। यानी इंडिया को देखो स्टेप उठाना चाहिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि देखो 2021 स्टार्ट हो चुका है, तो FATF का रिव्यू देखने को मिलेगा। यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है,
अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है। जो भी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट के अंदर ये डाल देता है एफएटीएफ। नाउ ये रिव्यू करेगा। अभी देखो नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो एफएटीएफ जो है रिव्यू करेगा सारी कंट्रीज़ को क्या क्या हालत है। तो जो एफएटीएफ का रिव्यू होने वाला है इंडिया के लिए 2021 में, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो इंडिया है उसके अंदर जितने भी आप कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको टैकल आउट करना पड़ेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को लाना पड़ेगा हमें कि हमारे कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ना देखने को मिले। ना हो ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि देखो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, ठीक है, काला मनी, ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी को क्या करेंगे हम लोग, काले मनी को, ब्लैक मनी को क्या करते हैं लोग, कमा तो लेते हैं और गलत तरीके से कमाने के बाद उसे वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो मार्केट के अंदर छोड़ देते हैं पैसा, तो वो वाइट में कन्वर्ट होने के बाद दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर दिया जाता है वाइट मनी में, घुमा फिरा के इधर कंट्री से ट्रांजैक्शन करवा के इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन आ जाता है, तो वो उसे हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना पड़ेगा इंडिया को। और ना तो फिर यहाँ पे एफएटीएफ जो है ये बहुत बड़े स्टेप्स उठाता है। नाउ मैं अभी आपको दिखाता हूँ एफएटीएफ के बारे में ये है क्या। नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये एफएटीएफ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करता है। इसे हम लोग फ्रेंच नेम देखें तो ये बोला जाता है, इसे मैं जो प्रोनाउंस नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे फाउंड करा गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7, ताकि जो है ये पॉलिसीज़ वगैरह डेवलप कर सके। यानी जो कंट्रीज़ के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी उसको कॉम्बैट कर सकें, उससे लड़ सकें, इस वजह से एफएटीएफ को लाया गया था। ना उसके बाद थोड़े थोड़े साल बाद क्या हुआ, जो एफएटीएफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा और भी चीज़ें देखने लगा, जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को तो देखता ही था, साथ में एक और इसने अपना फंक्शन बढ़ा लिया, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी देखने लगा। यानी कि देखो आतंकवाद ऐसे नहीं उठता, आतंकवाद को जब भी पैसे कहीं से मिलते हैं तभी वो ग्रो होता है। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी देखा जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक पाकिस्तान, तो उनके लिए भी यहाँ पे स्टेप उठाता है। और अगर आपको मालूम होगा तो एफएटीएफ जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो दो लिस्ट बना के चलता है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट, जिसमें अभी जो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को भी डाल रखा है। ठीक है, अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर कोई भी कंट्री आएगी तो उससे सारे कनेक्शन कट कर दिए जाते हैं, सारे पत्ते कट कर दिए जाते हैं, बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है उस किसी भी कंट्री की जो भी ब्लैक लिस्ट के अंदर हो जाए एफएटीएफ के। ओके, तो गाइज यहाँ पे हुए हमारे इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी खत्म। ना हो अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल पे, देखेंगे 2 से 3 एडिटोरियल हैं जो कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे डिटेल में, डिस्कशन करेंगे उनका एग्जैक्टली हैं क्या वो। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में सबसे पहला ये वाला आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस नहीं करने वाले, वही साल 2020 से आप लोग क्या सीख सकते हो, क्या सिचुएशन बनकर आई है। यहाँ पर बस खाली भगवत गीता का एक कोट लिखा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया जब मैं इसे रीड कर रहा था आर्टिकल को। और इस आर्टिकल के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो मैं आपको वाला जो है कोट दिखाता हूँ जो कि इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ये कोड यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, क्या है, भगवत गीता क्या बोलती है, सेज ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में। वॉट एवर हैपेंड, जो भी हुआ है अभी तक वो सब बढ़िया हुआ है, सब अच्छा हुआ है, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो होने वाला है वो भी यहाँ पे अच्छा ही होगा। यानी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आने वाले टाइम पे होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। आपको अपने काम पे फोकस करते रहना है, ना कि फल की टेंशन लेनी है भाई। काम अपने हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियस ही बात है फल मिलेगा, तो अपने पहले से ही फल के बारे में मत सोचो, अपना जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कोट्स हैं जो कि भगवत गीता में बताए गए हैं। नाउ यहाँ पे मुझे आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यही चीज़ अच्छी लगी, बट यहाँ पे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हो। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा एंडिंग द डेडलॉक के नाम से। है क्या यहाँ पर कि जो को फार्मर्स के रिलेटेड है, फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, कल ही मैंने एक इस आर्टिकल को कवर किया था, वही बिल्कुल सेम है। देखो हुआ क्या है, जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, अभी मीटिंग हुई है परसों। अब वो परसों मीटिंग जो हुई है फार्मर और सेंटर के बीच में, उस मीटिंग में बात करनी चाहिए थी इस प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन इसको लेकर बात ही नहीं हो पाई। और ये सारे जो इश्यूज थे वो अनरिजॉल्व रह गए, ये सॉल्व ही नहीं हो पाए। और अगर हम बात करें, उन्हें मीटिंग के अंदर बात करनी चाहिए थी इस प्रोटेस्ट को लेकर, फार्म बिल्स को लेकर, ये इसके ऊपर बात करने की बजाय सरकार ने बात करा कि जो स्टबल बर्निंग है उसमें फार्मर्स को पेनलाइज नहीं करा जाएगा, उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी।
साथ ही साथ इनको सेफ गार्ड दिया जाएगा पावर सब्सिडीज के साथ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई, हालांकि बात करना चाहिए था प्रोटेस्ट के ऊपर। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन बनती है। और बात ये करी जा रही है कि अभी एक और मीटिंग होगी 4 जनवरी को। 4 जनवरी में डिस्कस करा जाएगा कि ये क्या स्टेप उठाना चाहिए फार्मर्स और सेंटर को मिलकर। ठीक है, नाउ गाइज उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का। ये है लायन के बारे में। देखो, ये है स्टेटस ऑफ लेपर्ड, यानी कि 2018 की क्या रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है लेपर्ड के बारे में, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लेपर्ड काउंट है विद द मिसिंग बेंचमार्क नंबर। देखो, बोला ये जा रहा था कि जो लेपर्ड है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हालांकि दिखाया भी डेटा के अंदर यही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे चिट्टा खोल दिया। ऑथर ने बताया भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये पूरा का पूरा मिसलीड करा जा रहा है सबको। ठीक है, सबको यहाँ पे मिसलीड करा जा रहा है। वो कैसे मिसलीड कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये लेपर्ड की पॉपुलेशन के बारे में, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कहाँ पर बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पर ये पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस वजह से मैंने वहाँ पर पढ़ाया नहीं है, इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट हमारे जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इस स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट को रिलीज़ करा है। और इस रिपोर्ट में बताया गया जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। और ये कैसे पता चला? कैमरा ट्रैपिंग से, यानी हम लोगों ने कैमरा के मेथड लगा रखे हैं, कैमरा लगा रखा है, उसमें हम लोग को पता चलता रहता है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई है लेपर्ड्स की। ओके, नाउ यहाँ पे देखो 2018 में कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है, 12,852 लेपर्ड हो चुके हैं इंडिया के अंदर 2018 में। लेकिन अगर हम 4 साल पहले देखें 2014 में, 2014 में पॉपुलेशन हुआ करती थी 7,910। तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ी है लेपर्ड की। ना अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर लेपर्ड बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है, 3,421 है वहाँ पर। और उसके बाद कर्नाटका 1,783 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा लेपर्ड, वो 1,690 हैं वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो देखो जो लेपर्ड है वो आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी कि वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो IUCN है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखो, ये जल्दी ही ऐसा होने वाला है कि देखो ये क्या करेगा, इस लेपर्ड स्पीशीज को वल्नरेबल डिक्लेयर कर देगा। वल्नरेबल यानी जो ये लेपर्ड है ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें एज अ रीजन वाइज, देखो अभी हमने स्टेट वाइज देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं। नाउ रीजन वाइज देखें कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं, तो रीजन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हाईएस्ट नंबर लेपर्ड कितने हैं? 8,071 लेपर्ड कहाँ पे देखे गए हैं? वो देखे गए सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और जो नॉर्दर्न हिल्स है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 141 लेपर्ड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर लेपर्ड पाए जाते हैं, कौन से रीजन में? सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। ये भी आप लोग याद रखना। ओके, नाउ अब आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मिसलीडिंग पिक्चर। जो भी हमने अभी डेटा पढ़ा उसमें मिसलीड करा गया है। कैसे? देखो, ये बताया जा रहा है कि जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो 60% तक बढ़ती हुई नजर आई है, यानी 60% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है इसकी पॉपुलेशन में। नाउ अगर हम बात करें तो फिर जब ये पहले वाला डेटा हुआ था, यानी 2014 में ये रिपोर्ट आई थी, तो वो डेटा बहुत ही कम स्क्वायर किलोमीटर्स में कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 92,164 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया का ये डेटा था। अगर हम बात करें आज के टाइम का डेटा तो वो 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यानी कि पहले जो हमने इस रिपोर्ट बनाई थी वो थोड़ा सा कम एरिया था। अगर हम बात करें 2018 में जो रिपोर्ट बनाई है वो बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एरिया बड़ा है तो उसमें लेपर्ड भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बताया गया। नाउ तो यही बताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है एक मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई लेपर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी है क्योंकि पहले एरिया कम था। नाउ यहाँ पर एरिया अब थोड़ा सा जो है बढ़ा के बताया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े एरिया के अंदर ये सर्वे करा गया है। तो एरिया जब बढ़ गया तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वही है कोरोना वायरस, इसे आप छोड़ सकते हो। क्या है कि कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ना आप लोगों को क्या करना है, सतर्क रहना है। ठीक है, क्योंकि एक नया टाइप का कोरोना वायरस भी फैल रहा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्लाइमेट रिस्क को लेकर।
एक्लिमेटाइजिंग ऑफ क्लाइमेट टू क्लाइमेट रिस्क, यानी जो आज के टाइम पर हमें क्लाइमेट रिस्क देखने को मिल रहा है, उसके लिए अभी से ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा। दिस ईयर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री कैप्टन है, सिटीजन हैं, उन्हें एक क्लाइमेट प्रूफ चॉइसेस बनानी पड़ेगी। यानी जो भी क्लाइमेट के ऊपर नुकसान देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल का नुकसान देखने को मिल रहा है, उन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो 2021 स्टार्ट हो चुका है और प्रेडिक्शन ये करी जा रही है कि 2021 में, अभी 2020 में थोड़ी बहुत ठंड पड़ी ना, 2021 में जो गर्मी पड़ने वाली है वो ऐसी गर्मी पड़ेगी जो कि आज तक नहीं पड़ी। ये सब क्यों होने वाला है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। देखोगे यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाइमेट रिस्क, तो पहले से के मुताबिक बहुत सारे क्लाइमेट रिस्क बढ़ चुके हैं। जैसे कि 1970 से लेकर 2005 तक सिर्फ और सिर्फ 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हुए, यानी कि जो भी बाढ़, भूकंप वगैरह आए, वो सिर्फ और सिर्फ 250 टाइप के हुए थे 1970 से 2005 तक। लेकिन 2005 से देखें अगर हम, 2005 के बाद से 310 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट आ चुके हैं और उसने नुकसान करा है इंडिया को कम से कम $100 बिलियन का। ठीक है, $100 बिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट। इतने तक का लॉस हो चुका है इंडिया को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स, रेनफॉल, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ये सब देखने को मिलता है। ये सब क्यों देखने को मिलता है? ये सब एक तरीके से देखने को मिलता है कि हम लोगों के द्वारा बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह करने को मिलता है। हम लोग क्लाइमेट को प्रोटेक्ट नहीं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो एनवायरमेंट भी अपना जवाब देती है इस तरीके से। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? ठीक है, हम लोग एक बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं? पहला, इंडिया को एक एनवायरमेंट और हेल्थ डी रिस्किंग मिशन बनाना पड़ेगा। यानी कि इंडिया को एक मिशन लेकर चलना पड़ेगा और इन क्लाइमेट इवेंट्स को कम करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे क्लाइमेट प्लान्स लेके चलने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान्स लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि बहुत सारी प्लानिंग करनी है इंडिया को कि किस तरीके से हम लोग इससे टैकल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज़, इंडिया को ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस की, यानी कि पूरी तरह से जो एक एटलस है, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन लेंगे। हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग को मालूम चलेगा क्या क्या क्लाइमेट इवेंट्स हैं, अर्बन हीट स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, क्रॉप लॉस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस या फिर बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसके अगेंस्ट हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया को इन सब चीज़ों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा कि हमारी क्रॉप खत्म हो रही है, पानी का आप सिचुएशन देखोगे बहुत बुरी है, एनवायरनमेंट का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा इंडिया को। नाउ थर्ड थिंग क्या है कि भाई ये सब करने के लिए सबसे पहले फंड की ज़रूरत है, तो फाइनेंस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया जब तक फाइनेंस नहीं करेगा तब तक काम नहीं होने वाला। और फाइनली जो फोर्थ पॉइंट है उसमें भी यही बताया गया कि जो इंडिया है उसे फाइनेंस करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है भाई, इस साल जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री कैप्टन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, उन सबको एक क्लाइमेट प्रूफ चॉइसेस बनानी पड़ेगी और इस क्लाइमेट चेंज से बचना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया को और भी चीज़ें से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, ये मैंने बताया आपको क्या क्या इसमें सोल्यूशन बताया गया है, इंडिया को क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो गाइज़, इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।